नमस्कार साथियों। आप सभी को पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं कि राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने L1 और L2 की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। सामान्य शिक्षा और संस्कृत शिक्षा के L1 के पद आ चुके हैं और संस्कृत शिक्षा में L2 के पद आ चुके हैं। भर्ती से संबंधित जो विस्तृत जानकारी है, हम ये कहें कि एडवर्टीजमेंट जो है वो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। एग्जाम डेट भी अनाउंस हो चुकी है, सिलेबस भी अनाउंस हो चुका है, समय बहुत कम है। तो इसीलिए एक बार सरसरी दृष्टि से देखते हैं कि पूरे एडवर्टीजमेंट में क्या दे रखा है, कब एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, कैसा आपका सिलेबस रहने वाला है, किस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी एग्जाम फॉर्म भरने की, और कितने पद आए हैं। नो डाउट पद जो हैं वो उम्मीद से कम आए हैं, लेकिन फिर भी अभी L2 के पद सामान्य शिक्षा के अनाउंस होना बाकी है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि L2 की जो वैकेंसी आएगी वो थोड़ी बड़ी आएगी, क्योंकि अभी विभाग में प्रमोशंस की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही प्रमोशंस होते हैं, खाली पदों का विवरण अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड तक और वित्त विभाग तक पहुंचता है, वैसे ही L2 की भर्ती जो सामान्य शिक्षा है उसकी भी अनाउंसमेंट हो सकती है। तो सबसे पहले तो अगर हम PDF पर नजर डालें तो जो संस्कृत शिक्षा विभाग है उसमें प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम संस्कृत विषय, मतलब संस्कृत विभाग से संबंधित जो पद हैं, कुल 187 पद आए हैं, जिसमें अनुसूचित और गैर अनुसूचित क्षेत्र के अलग अलग पद हैं। और इसी प्रकार से संस्कृत शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के कुल 449 पद आए हैं। तो ये अलग अलग पद हैं। और वैसे ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग, जो सामान्य शिक्षा विभाग जिसको अपन बोलते हैं, उसमें प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम सामान्य के कुल 5,000 पद आए हैं, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 4500 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 500 पद हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो लगभग 5,500 पद जो हैं वो L1 के यहाँ पर जारी हुए हैं। और आपको जो एक इम्पोर्टेंट नोट है वो यहाँ पर एक बार बता देता हूँ कि इस इम्पोर्टेंट नोट में क्या है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है यहाँ पर। प्रारंभिक शिक्षा विभाग व संस्कृत शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद हेतु निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों को एक ही आवेदन करना होगा। यानी L1 के लिए चाहे सामान्य शिक्षा हो, जो ऊपर दे रखा आपका संस्कृत शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम संस्कृत और प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम सामान्य, इन दोनों के लिए आपको एक ही आवेदन करना होगा। उक्त पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। आवेदक उन दोनों विभागों की उक्त दोनों विभागों की प्राथमिकता कम आवेदन में भरना अनिवार्य होगा। यानी आपको एक जो प्राथमिकता पत्र है वो भरना होगा इसके साथ ही। और संस्कृत शिक्षा विभाग के प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम संस्कृत शिक्षा के पद हेतु अलग से आवेदन करना होगा। ये जो संस्कृत शिक्षा के ऊपर वाले पद हैं इनके लिए आपको अलग से आवेदन करना होगा। और प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम सामान्य और प्राथमिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम सामान्य में, दोनों में ही आपको एक कॉमन फॉर्म भरना होगा। अलग अलग फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, एक ही फॉर्म आपके लिए सफिशियंट रहे। लेकिन जो संस्कृत शिक्षा विभाग में संस्कृत विभाग के पद हैं 157, इनके लिए जो बच्चे अप्लाई करेंगे वो एक अलग प्रोसेस से उनका एप्लीकेशन अप्लाई होगा। संस्कृत शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती प्रथम संस्कृत शिक्षा के पदों हेतु परीक्षा का आयोजन अलग से करवाया जाएगा। जो भी मैं बता रहा था वो बात आ गई कि आपका एग्जाम जो है इसके लिए अलग से होगा, जिसकी सूचना बोर्ड कार्यालय की वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित कर दी जाएगी। तो हम ये समझते हैं कि सामान्य जो शिक्षा के पद हैं और संस्कृत शिक्षा में सामान्य शिक्षा के जो पद हैं उन दोनों की तो कॉमन एग्जाम होगी, पेपर भी कॉमन होगा। लेकिन संस्कृत शिक्षा विभाग में जो संस्कृत शिक्षा के पद हैं उनका एक डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। उनकी डेट भी अनाउंस नहीं हुई है, उनका अलग से फॉर्म भरा जाएगा। अब यह अभ्यर्थी हेतु सामान्य निर्देश की आपको सामान्य शिक्षा में L1 में कक्षा 1 से 5 तक आपको पढ़ाना पड़ेगा, ये सब चीजें हैं। अब ये न्यूनतम उत्तीर्णांक जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपको देखना है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना दिया गया है। देखो
कि सामान्य व अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए नॉन टीएसपी और टीएसपी में 60% है, अंक नहीं, 60% अंक लाने अनिवार्य हैं। उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के लिए नॉन टीएसपी में 55 और टीएसपी में 36% अंक यानी पास मार्क होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति यानी एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस, इन सभी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 55% का क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है कि आपके 55% अंक आना आवश्यक है इस पेपर में। समस्त श्रेणी की विधवा व परित्यक्ता महिलाएं जो है वो नॉन टीएसपी में 50% और टीएसपी में 36% अंक लाना अनिवार्य है। समस्त श्रेणी के भूतपूर्व सैनिकों को 50% अंक लाना अनिवार्य है और दिव्यांग जन जो है उनको 40% अंक लाना जरूरी है। सहरिया जनजाति के व्यक्ति को 36% अंक लाना जरूरी है। तो आपको इस बार पीडीएफ में ही पता लग गया है, एडवर्टीजमेंट में पता लग गया है कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट को कितने प्रतिशत जो मार्क्स हैं वो लाना नेसेसरी है। अब अगर मोटी मोटी बात देखें तो आपको ये छूट जो है वो इसी में प्रदान की गई है, आगे इतना इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे अपन चलते हैं। हाँ, ऑनलाइन प्रोसेस जो है आपकी एसएसओ लॉगिन के माध्यम से होगा। आपकी जो ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म जो है वो आपका एसएसओ के माध्यम से भरा जाएगा। इसको एक बार समझ लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को एसएसओ पोर्टल से लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखो आजकल जिस प्रकार से भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं, जिस प्रकार से थोड़ा सा फर्जीवाड़ा हो रहा है, उस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आपको अपनी खुद की एसएसओ लॉगिन यानी ई मित्र वाले की, खैर इतनी गलती नहीं करते हैं अभ्यर्थी, लेकिन फिर भी कई बार हम सोचते हैं कि वो भर रहा है तो भर देगा, लेकिन पता नहीं किसी दूसरे की आईडी से अप्लाई कर दे, कर ले हमें स्क्रूटनी फॉर्म चाहिए होता है, हमारा परमिशन लेटर चाहिए होता है, सब चीजें बाद में वापस रीचेक होती हैं विभाग में, पोस्टिंग होने के बाद भी रीचेक होती हैं सब चीजें। तो आपको अपने ही एसएसओ लॉगिन से सिटीजन पोर्टल पर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। उसके बाद आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा ओटीआर बहुत नेसेसरी है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार ये पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया गया है, तो अभ्यर्थी का सर्वप्रथम ओटीआर टैब पर अपना श्रेणी अनरिजर्व था रिजर्व श्रेणी दिव्यांगता की स्थिति गृह राज्य का विवरण दर्ज करके निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। ओटीआर नहीं करवा रखा तो आपको ओटीआर करवाना नेसेसरी होगा। तो आपको सावधानी से फॉर्म भरना होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, आवेदन को आवेदन पत्र में लाइव फोटो कैप्चर कर आवेदन को सबमिट किया जाना आवश्यक है। कि आपको लाइव फोटो कैप्चर करना होगा। लाइव फोटो से मतलब है कि आप जैसे फॉर्म भरोगे उसी समय आपको फोटो कैप्चर करना होगा। पहले क्या होता था, हम फोटो हमारी पिक्सल में सेट करते थे, क्रॉप करते थे, केबी में फिक्स करते थे और उसको अपलोड कर देते थे। ऐसा नहीं है, आपको खुद को ही व्यक्तिगत बैठ करके फॉर्म भरवाना पड़ेगा। पहले की तरह नहीं है कि आपको फोटो से फोटो खींची उसके बाद उसको अपलोड कर दिया, वो प्रोसेस अब नहीं होगी, आपको खुद ही फोटो कैप्चर करना होगा। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक दृश्य चिन्ह विजिबल बॉडी मार्क भरना अनिवार्य है, कि जो भी आपके बॉडी मार्क्स हैं वो भरना भी नेसेसरी है। तो ये तो हो गई आपकी ओटीआर से संबंधित। और इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर आपने दूसरी किसी अन्य के आईडी से भर दिया तो भरा हुआ मान्य नहीं होगा। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। और यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन आईडी अगर आपको प्राप्त नहीं हुई है, इट मीन्स आपका फॉर्म नहीं भरा गया है। तो बार बार चेक कर ले कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सही रूप से भरा भी गया है या नहीं भरा गया। इसमें है आपको एक बार की पंजीकरण वगैरह, ये तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वही आपको बता रहा हूँ। हाँ, देखो इसमें एक जगह आया था जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके लिए इंपॉर्टेंट था, ये खेल से संबंधित जो है उनके लिए है। और अनुसूचित क्षेत्र वेतनमान वगैरह L10 में इनको फिट किया जाता है। थर्ड ग्रेड वालों को L10 जो राजस्थान की पे स्लिप बना रखी है उसमें L10 में आपको फिक्स किया जाएगा। 2 वर्ष का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा। ये सब चीजें आपकी जॉब लगने की बात की हैं, जो स्कूल वाले अपने आप कर देंगे। आपका काम है पहले पढ़ लिख करके जॉब लगना। इसके आगे हाँ, ये आपकी मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो दे रखा है कि आपकी मिनिमम क्राइटेरिया क्या होगा। L1 के लिए
L1 के लिए आपको क्या है कि आपको 50% आपके 12th में आना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी, और इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वाट एवर नेम नो, यानी BSTC का, STC का, GBT का, जो भी अलग अलग बोलते हैं, वो आपको 2 वर्ष का डिग्री का क्राइटेरिया रखना आवश्यक है। न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक व प्रारंभिक शिक्षा के दिवसीय डिप्लोमा। देखो मेन बात यही है कि आपको 50% में आपका 12th होना चाहिए, ठीक है, और आपको 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे BSTC का डिप्लोमा, वो L1 के लिए अप्लाई कर सकता है। और संस्कृत शिक्षा के जो पद हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग है। मैं आपको मेन बातें बताऊंगा क्योंकि विज्ञप्ति काफी बड़ी है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि परीक्षा तिथि के बाद अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी। परीक्षा तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी, ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होंगे। यानी एग्जाम डेट से पहले आपके पास डिग्री होनी बहुत नेसेसरी है। एग्जाम डेट के बाद, इवन ऑन द डेट ऑफ एग्जाम भी आपके पास डिग्री है, आपके पास सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ एग्जाम वाले दिन का रिजल्ट डिक्लेरेशन का, तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये सब चीजें तो कॉमन चीजें हैं जो मिल ही जाएंगी सभी में, कि राजस्थान के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखिए कि आपकी डेट जो है एग्जाम फॉर्म की वो कब से कब तक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है। एग्जाम फॉर्म की डेट जो है वो दिनांक 7/11 से दिनांक 6/12/2025 तक, यानी कि 7 नवंबर से लेकर के आपको 6 दिसंबर तक आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, ठीक है। इसके बीच में ही आपका फॉर्म भरा जाएगा, विभाग की वेबसाइट पर होगा। तो आपको फिक्स 1 महीने का टाइम मिला है, और आज 7 तारीख है और आज ही से आपके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। तो आप जितना बेटर है उतना जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि बाद में विभाग पर वेबसाइट का प्रेशर होता है, कई बार लोड नहीं उठा पाती, सर्वर की प्रॉब्लम होती है, तो ये समस्याएं रहेंगी। तो आपको जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी आपको फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। परीक्षा का आयोजन 17/1/2026 से 21/1/2026 के मध्य करवाई जाएगी। 17 जनवरी 2026 से 21 जनवरी के बीच में आपकी एग्जाम करवाई जाएगी। और जिस तरह से परंपरा रही है पिछले 2-2.5 साल की गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की, तो एग्जाम जो है वो फिक्स डेट पर ही होती है, फिक्स शेड्यूल पर ही होती है। और ये एग्जाम डेट काफी पहले से बताई जा चुकी है आपको कि इस दिन आपकी एग्जाम होनी है। 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच का स्लॉट पहले ही अधीन सेवा चयन बोर्ड ने खाली करवा रखा था कि इस बीच हम एग्जाम करवाएंगे थर्ड ग्रेड की। तो वो एग्जाम डेट जो है वो लगभग फिक्स मान के चलिए, समय बहुत कम है, लगभग हम ये माने तो 2.25 महीने के समथिंग बच रहे हैं। और 2.25 महीने पढ़ाई में जुट जाइए, क्योंकि ये 2.25 महीने आपके भाग्य की दिशा जो है वो तय करने वाले हैं। तो डेट ऑफ एग्जाम हो गई, कब से कब फॉर्म भरा जाएगा, ये प्रवेश पत्र वगैरह बाद में आपकी जो विभाग की SSO ID है उस पर आ जाएगी, आपके व्हाट्सएप पर भी ये सूचना आ जाएगी। और नियुक्ति की अन्य योग्यताएं, वो नियुक्ति की अयोग्यताएं नियुक्ति के समय आपसे पूछी जाएंगी। जाति प्रमाण पत्र वगैरह आपको चाहिए होगा, आपको अप्लाई करना है उस समय। आवेदक जिस श्रेणी में, देखो आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उसी श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करे। भाई जो SC का है वो SC में अप्लाई करे, ST का ST में अप्लाई करे, क्योंकि बाद में जाकर के स्क्रूटनी होती है तो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा हाँ, ये लाइव कैप्चर की फोटोग्राफ से संबंधित थोड़ी सी डिटेल, खैर वो मित्र वाला आपको बता देगा कि आपको 5 सेकंड के लिए टाइमर ऑन होगा, 3 बार आपको प्लग झपकानी है, 2 से 3 बार आपको प्लग झपकानी है। और प्लग झपकाते समय आपको ऑटोमेटिक वो कैप्चर कर लेगा। बैकग्राउंड जो है वो सफेद या हल्के रंग का होना चाहिए, वो मित्र वाले की हेडक है वो वैसे भर देगा आपका फॉर्म, ठीक है। और हस्ताक्षर भरने के भी दिशा निर्देश जो है वो आपकी समस्या नहीं, वो अपने आप भरने वाले आजकल एक्सपर्ट होते हैं, इतनी समस्याएं नहीं आने वाली। श्रुति लेखक वगैरह आपको एग्जाम टाइम में जब समस्या हो जाएगी तब आवश्यकता होती है। संशोधन की प्रक्रिया भी आप पहले से जांच परख ले, गलती ना करें। संशोधन के लिए हम अलग से वीडियो शूट कर देंगे, बाकी संशोधन की नौबत नहीं है, अपन को नेगेटिव नहीं सोचना है, अपन को अच्छा फॉर्म भरना है, किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं हो ऐसी कोशिश करनी है। गलत सूचना नहीं भरनी है आपको, वरना फिर आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, 1 लाख रुपए तक 10 लाख रुपए तक के अलग अलग प्रावधान है। तो आपको
गलत सूचना किसी प्रकार से नहीं भरनी है। ये देखो आपका 300 अंक का पेपर होगा। सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि 300 अंक का पेपर होगा, लगभग 2.5 घंटे का पेपर होगा, लगभग क्या फिक्स 2.5 घंटे होते हैं इसमें, तो 2 घंटे 30 मिनट का पेपर है और 300 अंकों में पेपर होगा। कुल 150 प्रश्न होंगे, समस्त बहुविकल्पी होंगे। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 यानी 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है इस एग्जाम में, ठीक है। ये आपका सिलेबस दे रखा है अलग अलग। कि आपका ज्योग्राफी जो है वो 100 अंक का रहने वाला है। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा 100 अंक की रहने वाली है, ठीक है। इसी प्रकार से 80 अंक का आपका सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क आरटीआई जो वगैरह है, आरटीई वो आपका रहने वाला है, ठीक है। आपका विद्यालय विषय जो है उसके अलग अलग क्राइटेरिया, 10 अंक का हिंदी, 10 अंक का इंग्लिश, मैथ्स 10 नंबर का, 10 नंबर की सामान्य विज्ञान, 10 नंबर की सामान्य अध्ययन, शैक्षणिक रीति रिवाज 6 नंबर का, इंग्लिश 6 नंबर का, गणित 6 नंबर का, ऐसे अलग अलग आपको दे रखा है। ये सारी चीजें सिलेबस वगैरह है वो डिटेल आपको अलग से वीडियो शूट करके दे देंगे। वो आपको ओमार शीट भरने के संबंधित डिटेल हैं जो आप सभी को पता है। एग्जाम फॉर्म भरते हो आप, आजकल 5 ऑप्शन आने लग गए। आपको अगर नहीं आ रहा है कोई ऑप्शन तो आपको 5 ऑप्शन भरना पड़ेगा। ये अलग अलग जिले वाइज है। अब ये संस्कृत शिक्षा विभाग के L2 के पद जो हैं उसकी थोड़ी सी डिटेल है। संस्कृत शिक्षा विभाग में L2 के जो पद हैं अगर हम उनकी बात करें तो संस्कृत लेवल द्वितीय में संस्कृत विषय के टोटल 319 तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 70 पद हैं। ऐसे हिंदी विषय के 156 गैर अनुसूचित के और 18 अनुसूचित क्षेत्र के। इंग्लिश के गैर अनुसूचित के 202 हैं और अनुसूचित के 19 पद हैं। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान में गैर अनुसूचित के 272 हैं और अनुसूचित के 24 हैं। और गणित विज्ञान के कुल 970 गैर अनुसूचित के हैं, सबसे ज्यादा मैथ्स की साइंस के हैं, और अनुसूचित के 73, कुल 2123 पद हैं L2 में संस्कृत शिक्षा विभाग के। सामान्य शिक्षा विभाग या प्राथमिक शिक्षा विभाग के पद अभी आना बाकी हैं, उसकी एग्जाम होना अलग से बाकी है आपकी, और हो सकता है या अभी आ जाए या कुछ समय बाद आए, लेकिन वैकेंसी आने वाली है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा विभाग में भी पदों की संख्या काफी बड़ी मात्रा में खाली है। तो ये आपके एग्जाम फॉर्म भरने की प्रक्रिया इस हेतु भी सेम रहेगी। आपका एग्जाम डेट भी सेम रहेगा, आपकी प्रोसेस ऑफ फॉर्म फिलिंग भी सेम रहने वाली है, जो सामान्य निर्देश हैं वो भी सेम रहने वाले हैं। तो ये मोटी मोटी चीजें हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको आज ही से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है 7 नवंबर से, और आप लगभग मान के चलिए 6 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाने वाले हैं। 17 जनवरी से लेकर के आपके 21 जनवरी के बीच में एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। सिलेबस राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने अनाउंस कर दिया है। छोटी छोटी जो टेक्निकल चीजें हैं उनका आपको ध्यान रखना है। फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई त्रुटि न हो, ध्यानपूर्वक दृष्टि से बैठ करके पहले तो तल्लीनता से फॉर्म भरवाना है कि सबसे जरूरी है कि फॉर्म आपका सही भरा जाना चाहिए। एक मैं बात कर रहा था वो EWS वाले, वो ये था कि शायद उसमें कि हस्बैंड का और माता पिता का दोनों की आय जो है वो उसमें काउंट होगी। वो आप देख लेना, अभी मेरे को मिला नहीं, मैंने कल रात को जब उसका स्टडी कर रहा था तब मैंने देखा था। और OBC के सर्टिफिकेट से संबंधित भी निर्देश दे रखे हैं, SC/ST के सर्टिफिकेट से संबंधित भी निर्देश दे रखे हैं। तो वो अलग अलग चीजें हैं। आप कमेंट बॉक्स में या आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं एडवर्टीजमेंट से संबंधित। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।